Hello, good morning everyone. Today we are going to discuss question asked in a form in the financial service capital market, that is set C of subject 9 पेपर 9, राइट। तो ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कितने टाइप का डिपॉजिटरी है, तो आपको लगाना है देर आर टू डिपॉजिटरी। कोई ऑप्शन में रहेगा 2, 3, 4, 5, आपको लगाना है देर आर टू डिपॉजिटरी दैट आर नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड CDSL। फिर आपको पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू मीन कॉल फीचर। A call feature, if specified in trust in nature, allows the bond issuer to call in the bond, also called callable bond, and repay them at a predetermined price before maturity। आपको ऑप्शन रहेगा स्ट्राइक प्राइस, आपको नहीं प्री डिटरमाइंड प्राइस देख के लगाना है बिफोर मैच्योरिटी। आफ्टर मैच्योरिटी एक ऑप्शन रहेगा, तो इसीलिए प्री डिटरमाइंड प्राइस बिफोर मैच्योरिटी। और उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बॉन्ड यील्ड एंड इट्स कैलकुलेशन के ऊपर। तो आपको यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला लगा के आना है, इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस परचेज प्राइस, और इन दोनों का एग्रीगेट ले लेना है, रिडेम्पशन वैल्यू प्लस परचेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट से ये दो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने लिख के रखा है, आप लोगों को इससे ज़रूर हेल्प मिलेगा। और नॉन यूएस इशूअर मस्ट वर्क विथ इट्स यूएस इन्वेस्टमेंट बैंकर, यूएस डिपॉजिटरी बैंक, यूएस एंड नॉन यूएस लीगल काउंसिल एंड इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट टू प्रिपेयर द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट एंड ऑफरिंग मटेरियल्स। The listing of such an issue is done on the New York Stock Exchange or Amsterdam AMX to enable trading. Quotation on Nasdaq can also be used for trading purpose. Any requirement with respect to blue sky law, if not exempted, must be fulfilled. Specified documents and information must be provided to Nasdaq to enable it to review the term of the offering and determine whether the underwriting arrangements are fair and reasonable. The filing document with Nasdaq are the responsibility of managing underwriter। ठीक है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा फ्यूचर के ऊपर, व्हाट डू मीन बाय फ्यूचर। यू एग्री टू बाय और सेल द अंडरलाइंग सिक्योरिटी एट अ फ्यूचर डेट, जैसे कि आफ्टर 3 मंथ और 6 मंथ आफ्टर अ फ्यूचर डेट। फिर ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। दिस गिव्स ऑप्शन में 2 ऑप्शन आता है, राइट पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, और नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। दिस गिव्स द बायर द राइट टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस within or at the end of the specified period. He is however not obliged to do so. The seller of the option is obliged to settle it when the buyer exercises his right। वहाँ पर देर आर 2 टाइप ऑफ ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। कॉल इज द राइट टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट, पुट इज द राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस बाय पेइंग अ प्रीमियम। ठीक है, ये देख के आना है, इसमें से क्वेश्चन ही जरूर से आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। और ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको एक मिलेगा। इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट the buyer and seller or have a unlimited loss or profit potential. The buyer and seller have a unlimited loss or profit potential. The buyer of option can make unlimited profit and face limited downside risks. The seller on the other hand can make limited profit but face unlimited downside risks। ठीक है, बायर ऑफ ऑप्शन को मिलेगा, बायर ऑफ ऑप्शन हैव अ अनलिमिटेड प्रॉफिट, राइट, एंड फेस लिमिटेड डाउनसाइड लीड, बट द सेलर कैन मेक लिमिटेड प्रॉफिट बट फेस अनलिमिटेड डाउनसाइड। आप ये जरूर से देख के जाना है आपको, ये इस पेज से इसमें से भी एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपको क्वेश्चन इसमें से तो नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको बताता हुआ चलता हूँ मैं। फिर इश्यू एग्रीमेंट, हाँ इसमें से इश्यू रिक्वायरमेंट, ये सबसे पहले सीरीज ऑफ इश्यूज इक्वल टू सेल्फ प्रोस्पेक्टस। आपको ऑप्शन में रहेगा रेड एयरिंग प्रोस्पेक्टस, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एवरेज प्रोस्पेक्टस। तो आपको ये टिक लगा के आना है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, सीरीज ऑफ इश्यू सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है। फिर इश्यू रिक्वायरमेंट, इश्यू का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। सेबी हैज लेड डाउन एंट्री नॉर्म्स फॉर लिस्टेड एंट्रीज मेकिंग अ पब्लिक इश्यू और ऑफर, द सेम आर डिटेल्स। An unlimited issuer make a public issue, that is IPO is required to satisfy the following provision। Entry norm 1 से
कॉमनली नॉन एज प्रॉफिटेबिलिटी रूट। एक दो दो एंट्री रूट होता है, एक नॉर्म 1 और एक नॉर्म 2, राइट। नॉर्म 1 में क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ। द इश्यूअर कंपनी सेल मीट द फ्लोइंग रिक्वायरमेंट, नेट टेंसिबल एसेट of at least 3 crore in each of the preceding 3 full year, of which not more than 50% are held in monetary asset. However, the limit of 50% on monetary assets shall not be applicable in case the public offer is made entirely through offer for sale. ये पैराग्राफ आप ढंग से पढ़ लेना। और दूसरा बी, मिनिमम ऑफ 15 करोड़ हैज़ एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर विथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर। मतलब 15 करोड़ का कम से कम एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहना चाहिए पिछले 3 साल में विथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर, ठीक है। नोट वर्थ ऑफ एटलीस्ट, नेट वर्थ एटलीस्ट 1 करोड़ का रहना चाहिए इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर, मतलब तीनों साल नेटवर्थ 1-1 करोड़ का रहना चाहिए। और डी नंबर पॉइंट क्या कहता है, इफ़ द कंपनी हैज चेंज इट्स नेम विद इन द 1 year, at least 50% of revenue for the preceding 1 year should be from the activity suggested by the new name। मतलब हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। और एंट्री नॉर्म 2, कॉमनली नॉन एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर रूट, जिसे हम शॉर्टकट में QIB रूट बोलते हैं, to provide sufficient flexibility and to ensure that genuine companies are not limited from fundraising on account of strict parameter. SEBI has provided the alternative route to the companies not satisfying any of the above condition for accessing the primary market. The issuer shall be made through the book building route। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैंने लगाया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। The issue shall be made through the book building route with at least 75% of the net offer to the public to mandatory related to qualified institutional buyer। आपको यहाँ पर 75% की जगह 100% रहेगा, 90% रहेगा, 95% रहेगा, 80% रहेगा, तो आपको ये 75% देखना है और टिक लगा के आना है। और मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन एंड लॉक इन पीरियड क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ द प्रोपोज्ड इश्यू साइज और ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल होना चाहिए। और फिर उसके बाद द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द प्रोमोटर शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल hereinafter referred to as in lock-in for the period as stipulated thereunder. Minimum promoter contribution including contribution made by alternative investment fund or foreign venture capital investor or applicable shall be locked in for a period of 18 months from the date of allotment of the further public offer। 18 मंथ का लॉक इन पीरियड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फर्दर पब्लिक ऑफर। यह PO से 18 मंथ होना चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडेड मतलब एक्सेप्शन, प्रोवाइड दैट इन केस मोस्ट ऑफ द इश्यू प्रोसीड एक्सक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ ऑफर फॉर सेल इज प्रोपोज टू बी यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैन द लॉक इन पीरियड शेल बी 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द इनिशियल पब्लिक ऑफर। इफ कोई भी एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे किया गया हो तो लॉक इन पीरियड 18 मंथ नहीं होकर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO से 3 ईयर तक लॉक इन पीरियड लग जाएगा, ठीक है। बी नंबर पॉइंट, प्रोमोटर होल्डिंग मोर देन मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन शैल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। मतलब 20% से कम हो तो 6 मंथ का लॉक इन पीरियड लग जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इन केस most of the issue proceed excluding the portion of offer for sale is proposed to be utilized for capital expenditure, and the lock-in period shall be 1 year from the date of allotment in the initial public offer। ये सब ठीक है, ये सब पढ़ लेना। Promoter holding more than minimum promoter contribution shall be locked in for a period of 6 months, provided that in case most of the issue proceed excluding the portion of offer for sale is proposed to be utilized for capital expenditure, then the lock-in period shall be in 1 year from the date of allotment in the initial public offer। The special reservation equity shares shall be under lock-in period, their conversion to equity share having voting rights same as that of ordinary share provided they are complying with the provision of this regulation। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉइंट नंबर A इम्पोर्टेंट था, वो पढ़ लेना, ढंग से पढ़ना। फिर IPO ग्रेडिंग, IPO ग्रेडिंग के ऊपर ये दोनों पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। ये मतलब फेज़ 1 में फेज़ 1 पुअर होता है, फेज़ 2 बिलो एवरेज होता है, फेज़ 3 एवरेज होता है, और फेज़ 5 तक है ना IPO ग्रेडिंग।
वो स्टडी मैट से आप लोग देख के पढ़ लेना। द इश्यूअर मे ऑब्टेन ग्रेडिंग फॉर इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रजिस्टर्ड विथ सेबी। Such a credit rating agency shall be registered with SEBI. Such a grading granted to IPO of the company considered the relative assessment of fundamental of an IPO. The IPO grading so obtained must be disclosed by the company. Therefore, it can be said that though the certificate of a credit rating agency is to give an opinion about an IPO, the investors are also required to take safeguard by studying the prospectus, including risk factor, very carefully by making an independent judgment. Further, it is noted that SEBI doesn't play any role in the grading process of the CRA. The grading is entirely an independent and unbiased opinion of CRA. Therefore, SEBI opinion of IPO document is entirely independent of the opinion expressed on grade given by CRA. फिर प्राइसिंग ऑफ एन इश्यू पे क्वेश्चन आया था या नहीं? प्राइसिंग ऑफ एन इश्यू पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आया था। और फिर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेप इन्वॉल्व इन पब्लिक इश्यू आपको अरेंज करने के लिए बोलेगा। ये जितना है ना, बोर्ड मीटिंग एंड पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन आपको उल्टा फुल्टा करके दिया रहेगा, आपको इस अरेंज में लगा के आना है। बोर्ड सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगा और पास करेगा बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर पब्लिक इश्यू, फिर उसके बाद होल्डिंग अ जनरल मीटिंग होगा, फिर उसके बाद तीसरा नंबर में अपॉइंटमेंट ऑफ मर्केंट बैंकर होगा और अदर इंटरमीडियरीज एंड इंटरिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद देम, एमओयू विद देम। फिर 4 नंबर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस एंड इट्स अप्रूवल बाय बोर्ड अपार्ट फ्रॉम द नोटिस ऑफ ऑफर टू इश्यू शेयर टू पब्लिक प्रोस्पेक्टस शुड ऑल्सो डिस्क्लोज। आपको ये सीक्वेंस में लगा के आना है, देख के आना है। फिर ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट एक बार आप लोग पढ़ लेना, खुद से ही पढ़ना, पॉज करके पढ़ लेना। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी एक बार पढ़ लेना, बस रीडिंग ऊपर से देखते हुए चले जाना। फिर ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। द स्प्रेड ऑफ प्राइस बिटवीन फ्लोर प्राइस एंड कैप इन द प्राइस बैंड शुड नॉट बी मोर देन 20%। वहाँ पर ऑप्शन रहेगा 100%, 120%, 10%, तो आपको 20% में लगा के आना है। इट मीन्स द कैप शुड नॉट बी मोर देन 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ प्राइस बिटवीन फ्लोर प्राइस कैप इन द प्राइस बैंड शुड नॉट बी मोर देन 20% में लगा के आना है। फिर मनी रिसीव बाय देम एट द टाइम ऑफ ए शिफ्टिंग बीड इज कॉल्ड मार्जिन मनी। आपको ये भी क्वेश्चन मिलेगा। मार्जिन रिसीव बाय देम एट द टाइम ऑफ ए शिफ्टिंग बीड इज कॉल्ड मार्जिन मनी। ठीक है, ऑप्शन गलत चूज करके मत आना। फिर उसके बाद आपको एक ये एग्जिट ऑफर में से क्वेश्चन मिलेगा। डी लिस्टिंग ऑफर एंड स्ट्रेटेजिक टू इश्यू, मतलब कोई भी कंपनी को हटाना हो स्टॉक एक्सचेंज से तो उसे बोला जाता है डिलिस्टिंग ऑफर। डिलिस्टिंग ऑफ कंपनी सिग्निफाइज अ लिस्टिंग कंपनी मूविंग आउट ऑफ द लिस्टिंग स्टेटस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। डिलिस्टिंग ऑफ कंपनी के मतलब दोनों पे एप्लीकेबल होता है, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, कि पब्लिक कंपनी में रहेगा। मुझे ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन आपको लगाना है डिलिस्टिंग ऑफ कंपनी सिग्निफाइज अ लिस्टेड कंपनी मूविंग आउट ऑफ द लिस्टिंग स्टेटस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टिंग कंपनी ही सिर्फ डीलिस्टिंग हो सकता है, आपको ये देखना है, ये ध्यान से लगा के आना है। फिर आपको ये पैराग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आपको इसमें से भी एक क्वेश्चन मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन कंपनी कैन नॉट अप्लाई, मतलब कौन सा कंपनी अप्लाई नहीं कर सकता है डीलिस्टिंग रेगुलेशन के हिसाब से। तो आपको ये लगाना है, मतलब कंपनी कैनॉट अप्लाई फॉर डीलिस्टिंग ऑफ इट्स इक्विटी शेयर परसुएंट टू बायबैक ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। जब कोई भी बायबैक कर रहा हो अपना इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मेड बाय द कंपनी, ठीक है, उस वक्त वो डीलिस्टिंग नहीं कर सकता है। अ कंपनी कैनॉट गो फॉर डीलिस्टिंग अनलेस अ पीरियड ऑफ 3 years हैज elapsed since the listing of that class of equity shares that are sought to be delisted are outstanding, nor delisting of convertible securities may be done। तो आपको ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर नंबर 3 से था, आप लोग ये इतना क्वेश्चन करके चले जाना।
आपको 10 to 15 नंबर श्योर शॉट मिल जाएगा। थैंक यू।